Hello everyone, how are you all? Hopefully, you people are perfectly well and you are being regular with the studies and at the same time you are being regular with the channel as well. आज का जो टॉपिक मैंने डिस्कस करने के लिए सिलेक्ट किया है उसमें हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट 1 इंटरनेशनल बिजनेस का कवर करेंगे, दैट इज़ अप्रोचेस टू इंटरनेशनल बिजनेस एंड ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, राइट। दोनों ही टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे कि डिफरेंट अप्रोचेस क्या है इंटरनेशनल बिजनेस में और क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। बट बिफोर आई प्रोसीड विद द टॉपिक, let me remind you, please do like, share and subscribe the channel and be regular with the channel for all the latest updates. Let's start. अप्रोचेस टू इंटरनेशनल बिजनेस। अप्रोचेस का मतलब सिंपल सा हम ये समझ सकते हैं कि क्या वो बेसिस है जिसके जिसको कंसिडर करके हम इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कर रहे हैं। क्या क्या वो कह सकते हैं कि क्या क्या वो सिस्टम्स हैं, क्या क्या वो मेथड्स हैं जो हम फॉलो करेंगे अंडर इंटरनेशनल बिजनेस टू एक्सपैंड आवर मार्केट एट द इंटरनेशनल लेवल. So as far as the approaches are concerned, there are four basic approaches. Let's study them one by one. Coming to the first one, सबसे पहला है हमारा एथनोसेंट्रिक अप्रोच. एथनोसेंट्रिक अप्रोच में जो हमारी बिजनेस फॉर्म होती है उसका सबसे मेन जो फोकस होगा वो एथिक्स पे होगा, एथिक्स ऑफ द होम कंट्री, कि होम कंट्री का क्या कल्चर है, होम कंट्री की क्या वैल्यूज़ हैं, क्या बिलीफ सिस्टम है, उस पर फोकस होगा. उसी के हिसाब से प्रोडक्शन होगा, उसी के हिसाब से सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटीज़ कैरीड फॉरवर्ड करी जाएंगी एंड उसी के अकॉर्डेंस में जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने होंगे एथिक्स को, होम कंट्री के एथिक्स को ध्यान में रख के ही किया जाएगा. ठीक है, तो ऐसे कीवर्ड्स की तरह याद रख सकते हो. एथनोसेंट्रिक मतलब एथिक्स ऑफ होम कंट्री. As you can see, the first point is this approach focuses on the ethics of the home country. Second, the foreign activities are conducted mainly to distribute surplus. यानी कि जब आप इवन आप इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हो लेकिन आपका जो मेन एम होगा वो होगा अपने डोमेस्टिक कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना. और अगर आपके पास कुछ सरप्लस कह सकते हो कि सरप्लस प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर आप डोमेस्टिक कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के बाद भी यू आर स्टिल लेफ्ट आउट विद सम ऑफ योर प्रोड्यूस टू सेल इन इंटरनेशनल मार्केट, ओनली देन यू आर गोइंग टू मूव फर्दर. अदरवाइज आपका मेन जो एम है वो है आप अपने डोमेस्टिक मार्केट पे. ठीक है, भले ही आप इंटरनेशनलाइजेशन में एंटर कर रहे हो जस्ट बिकॉज आपके प्रोडक्ट की डिमांड वहाँ भी क्रिएट हुई है कुछ लोगों की वजह से, बट स्टिल आपका अभी भी जो फोकस है वो डोमेस्टिक मार्केट में ही है. थर्ड पॉइंट, दिस अप्रोच इज सूटेबल मेनली फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस. बिकॉज देखो, अगर आप लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस की बात करो तो वो हैवी कॉस्ट एम्प्लॉय कर रही हैं, इसीलिए वो लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस हैं. तो जब तक आप लार्ज स्केल एंटरप्राइज बन जाते हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो प्रॉफिट मिल रहा है ना, जो कॉस्ट आप लगा रहे हो उसके हिसाब से आपका जो प्रॉफिट हो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हो कॉस्ट से. ठीक है, लेकिन ये जो अप्रोच है ये स्मॉल फर्म्स के लिए सूटेबल होता है क्योंकि देखो लार्ज स्केल है तो बट ऑब्वियसली कि आपको इंटरनेशनल मार्केट में भी फोकस करना है. बट छोटी फर्म्स है तो वो डोमेस्टिक कस्टमर्स को सेटिस्फाई करके भी उतना प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं जितने की उन्हें नीड है, जितना उन्होंने कॉस्ट लगाया है. ठीक, इसका अगर एग्जाम्पल समझना चाहो तो हम पतंजलि प्रोडक्ट्स को कंसिडर कर सकते हैं एथनोसेंट्रिक अप्रोच के अंदर, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो बेसिकली इंडियन कस्टमर्स को पहले सेटिस्फाई करने के लिए मैन्युफैक्चर होते हैं. अगर किसी फॉरेन कंट्री में उसकी डिमांड होती है तो वहाँ पे वो नो डाउट अवेलेबल कराए जाएंगे, बट फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू सेटिस्फाई द domestic customers, to satisfy the Indian customers. ठीक, I just hope ethnocentric approach is clear to you. Moving to the next one, that is polycentric approach. पॉलीसेंट्रिक का जो फोकस होगा वो होगा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स पे, और इसमें जो मेन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स भी कौन सी कंसिडर की जाएंगी, बेसिकली मार्केटिंग मिक्स की. ठीक, पहला पॉइंट says this approach focuses on the policies and procedures, main emphasis on marketing mix. marketing mix में क्या क्या आता है, 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. इसी पे फोकस रहता है हमारा कि एक्चुअली what are the different ways by which we are going to attract the customers and at the same time satisfy the customers. ठीक,
सेकेंड पॉइंट कहता है द लोकल नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स आर मेट बाय लोकल एम्प्लॉयज. एंड थर्ड, द सब्सिडरीज आर एस्टैब्लिश्ड इन द फॉरेन कंट्री टू मीट द नीड्स देयर. जहाँ तक लोकल कस्टमर्स की बात है, डोमेस्टिक कस्टमर्स की बात है, तो वो डोमेस्टिक एम्प्लॉयज़ ही फुलफिल करेंगे, ठीक. लेकिन जब हम इंटरनेशनल कस्टमर्स की बात करते हैं, जब हम फॉरेन कस्टमर्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो हमारी सब्सिडरीज एस्टैब्लिश्ड हैं, वहाँ पे वही कह सकते हैं कि वही सब्सिडरीज और वहाँ के एम्प्लॉयज़ ही वहाँ के कस्टमर्स को सेटिस्फाई करेंगे. पॉलीसेंट्रिक में आप समझ सकते हो, एग्जाम्पल छोटा सा ले लो, जैसे मान लो डायमंड इंडस्ट्री है, ठीक है. तो डायमंड इंडस्ट्री जो भी हमारे लोकल कस्टमर्स, अगर हम मान लो डायमंड्स में डील कर रहे हैं एज अ बिजनेसमैन, तो जो हमारा बिजनेस है एट द लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ आवर कंट्री इंडिया, यहाँ के एम्प्लॉयज़ यहाँ का बिजनेस देखते हैं. बल्कि जब हमारी सब्सिडरीज वहाँ फॉरेन कंट्री में एस्टैब्लिश होती हैं, तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो वहाँ के प्रोडक्शन, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हैं, ठीक. सो आई जस्ट होप पॉलीसेंट्रिक अप्रोच इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल. आगे बढ़ते हैं. रीजियोसेंट्रिक अप्रोच. रीजियोसेंट्रिक एज द नेम सजेस्ट रीजन्स पे फोकस करेगा, ठीक है, रीजन्स या मार्केट्स. पहला पॉइंट कहता है दिस अप्रोच इज एप्लीकेबल व्हेन केटरिंग टू डिफरेंट रीजन्स और मार्केट्स. ईच रीजन हैज़ अ स्पेशल और डिस्टिंक्टिव फीचर एंड यू हैव एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल एंड रीजनल हेडक्वार्टर्स, ठीक है. आप इसको क्लियर समझो कि हर एक रीजन, हर एक मार्केट पे आपका फोकस रह रहा है, ठीक है. और जो भी आप पॉलिसीज़ बनाओगे, जो भी आप गाइडलाइंस बनाओगे, जो भी डिसीजंस आप लोगे ना, वो हर रीजन के लिए अलग अलग होगा. क्योंकि आपको ये बात समझनी है कि हर रीजन जहाँ भी आपका प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, जहाँ भी आप डील कर रहे हो इंटरनेशनल बिजनेस में, उस हर रीजन की रिक्वायरमेंट अलग है, हर जगह का कस्टमर बेस और टारगेट कस्टमर्स अलग है. ये चीज़ समझ के ही आपको आगे डिसीजंस लेने, ठीक है. अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो हम सब जनरल मोटर्स का एग्जांपल ले सकते हैं, जिसकी जो कह सकते हैं जो डिसीजंस होते हैं, जो स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो यूरोप के लिए अलग है, अमेरिका के लिए अलग है, एशिया के लिए अलग है, ठीक है. और हर रीजन का क्योंकि एक अलग स्पेशल और डिस्टिंक्टिव फीचर है, तो उसी के हिसाब से हमें प्रोडक्ट को भी कह सकते हैं कि अपग्रेड करना होगा या एडवांसमेंट लाना होगा प्रोडक्ट में, ठीक. और एक नेशनल हेडक्वार्टर एंड उसके अलावा कह सकते हैं कि जितने भी रीजन्स में आपका बिजनेस रन कर रहा है, उन रीजन्स में भी आपके हेडक्वार्टर्स सेटअप होते हैं, ठीक. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, जियोसेंट्रिक अप्रोच. जियोसेंट्रिक, इसको आप सिंपल वर्ड्स में ग्लोबलाइजेशन समझ सकते हो. फर्स्ट पॉइंट सेज दिस अप्रोच अप्लाइज टू द एंटायर वर्ल्ड अक्रॉस द ग्लोब. मतलब हम पूरी वर्ल्ड की बात करें, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी की बात करें कि हम मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज में अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके हैं, और हमारा जो मार्केट शेयर है वो अराउंड द वर्ल्ड है, अराउंड द ग्लोब है, ठीक. Second, as I told you right now, it can be understood as globalization. Third, this approach is used by the large scale enterprises. जो भी well established large scale enterprises हैं, ये अप्रोच उनके थ्रू यूज़ होता है. और एक चीज़ जो और समझने वाली और याद रखने वाली बात ये है जियोसेंट्रिक में, कि जो भी प्रोडक्ट्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो ना, चाहे आप वो अपनी कंट्री में कर रहे हो, चाहे किसी दूसरी कंट्री में कर रहे हो, या और भी 2-3 कंट्रीज में कर रहे हो, जो आपका बेसिक फीचर्स हैं जो प्रोडक्ट के, वो चेंज नहीं होने वाले हैं, ठीक है. जैसे मान लो हम कोका कोला का एग्जांपल लेते हैं, तो जो उसका टेस्ट है, उसका पैकेजिंग है, उसका लेबलिंग है, वो बेसिकली सिमिलर रहता है, चाहे वो इंडिया में सेल करे, चाहे वो किसी और कंट्री में वो प्रोडक्ट्स सेल कर रहा है, ठीक है. तो जियोसेंट्रिक में प्रोडक्ट के फीचर्स और क्वालिटी ऑल ओवर द ग्लोब सेम रहते हैं, क्योंकि हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि उस प्रोडक्ट की डिमांड जो रहेगी वो सिमिलर रहेगी अक्रॉस द ग्लोब. वेरएज रिजियोसेंट्रिक में अभी मैंने बताया था कि वो डिस्टिंक्टिव होता है, हर रीजन के लिए अलग होता है. लेकिन जियोसेंट्रिक में हर मतलब वी आर नॉट एंटरिंग इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट रीजन्स, बल्कि हम ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि हम एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि अक्रॉस द ग्लोब हमें यूज़ करना है, ठीक. नेक्स्ट, ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि वो क्या फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबलाइजेशन, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ. क्या वो फैक्टर्स हैं जिन्होंने हेल्प किया है इन द ग्रोथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन. कमिंग टू द फर्स्ट वन, I have mentioned all the points so that it's easy to understand and remember. We'll just discuss कि क्या किस पॉइंट में क्या मीनिंग है, ठीक है. इसको आप अच्छे से याद कर लेना सो दैट यू डोंट फेस एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स यहाँ पे जॉट डाउन करने की कोशिश की है. फर्स्ट इज डिक्लाइनिंग ट्रेड बैरियर्स. जैसे ही आप
ग्लोबलाइजेशन में एंटर करते हो, इंटरनेशनलाइजेशन में एंटर करते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपको ऐसा करने के लिए इंस्टिगेट करता है वो है डिक्लाइनिंग ट्रेड बैरियर्स. कोई भी ट्रेड बैरियर्स नहीं है आपके पास, ठीक है, कि आपको कोई फॉर्मल या लीगल कोई प्रोसीजर करना है या एज सच आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी है कि बैरियर्स लगे हुए हैं कि आपकी कंट्री एक दूसरी पर्टिकुलर कंट्री के साथ ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं हो सकती है, ठीक है. तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब हटा दी गई हैं. तभी हम ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे आए हैं जहाँ पे हम पूरे वर्ल्ड को ही मार्केट कंसिडर करते हैं, ठीक है. एक कॉमन मार्केट, पूरा वर्ल्ड ही कॉमन मार्केट है हमारे लिए. हम जहाँ भी जाएँ अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज डिक्लाइनिंग इन्वेस्टमेंट बैरियर्स. नाउ एज फार एज इन्वेस्टमेंट बैरियर्स आर कंसर्न, आपको अगर याद हो मैंने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बताई थी, जहाँ पे हम ये अंडर फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी there are certain guidelines, there are certain instructions, rules and regulations that formulate the investment procedure between two countries, ठीक है. कि अगर कोई बाहर की कंट्री आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है या आप किसी बाहर की कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो सब उसमें मेंशन होते हैं. अगर हम इन्वेस्टमेंट बैरियर्स की बात करें तो एज सच कोई बैरियर होता नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए एज ऑफ नाउ, जब से ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया है. बिकॉज यू नो द कंट्रीज, द इकोनॉमीज आर फ्री टू इन्वेस्ट इनटू वन अनदर सो दैट द प्रॉफिट they earn becomes higher, and at the same time considering the entire world, entire globe as one common market improves the relations as well and fosters economic growth in the country. नेक्स्ट है रीजनल इंटीग्रेशन. कुछ रीजन्स हैं जैसे कि रीजनल इंटीग्रेशन का एग्जांपल हो सकता है सार्क है, एसियान है, नाफ्टा है, ठीक है. तो अगर रीजनल इंटीग्रेशन की बात करें तो कुछ रीजन्स एक साथ कोलैबोरेशन करती हैं और यू नो दे इंश्योर कि उनके बीच में एटलीस्ट उनके बीच में कोई भी बैरियर्स ना हो, कोई भी टैक्सेस ना हो, कोई भी अनवांटेड रूल्स, अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस, रूल्स रेगुलेशंस ना हो जिसकी वजह से उनके बीच में ट्रेड हैम्पर हो, ठीक है. तो रीजनल इंटीग्रेशन की वजह से ही जब डिफरेंट कंट्रीज ने अपना ग्रुप बना लिया है, कोलैबोरेट कर लिया, तो नाउ इट बिकम्स ईजी फॉर देम टू गेट इनटू इंटरनेशनल बिजनेस. नेक्स्ट है हमारा एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से यू नो इंटरनेशनलाइजेशन या कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाया, क्योंकि आप टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड नहीं होगे. तो अगर इंटरनेशनलाइजेशन की बात करें तो आपको बल्क में प्रोड्यूस करना है, आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल राइट टाइम पे चाहिए सो दैट आप अपने कस्टमर्स को समझ सको, उनके हिसाब से प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर सको. तो जब तक आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं हो, टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड नहीं हो, तो ये करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है. तो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए. नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स. जब हम इंटरनेशनलाइजेशन में, ग्लोबलाइजेशन में एंटर करते हैं तो जो प्रॉफिट्स हम अर्न कर रहे होते हैं ना वो इंक्रीज हो जाती हैं. कैसे? जब आप डोमेस्टिक लेवल पे डील करोगे तो एक सर्टन लिमिट ऑफ प्रॉफिट यू आर यू नो अर्निंग, बट जैसे आप इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ जाते हो, अब आपका जो प्रोडक्ट है वो किसी एक कंट्री तक कन्फाइंड नहीं है, वो कई कंट्रीज में आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है. तो हर जगह से कुछ ना कुछ सेल्स, कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ कैरी फॉरवर्ड हो रही होंगी, बट ऑब्वियसली कि वहाँ से आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल रहा होगा. तो अल्टीमेटली जब आप इतने सारे कंट्रीज से इतना सब कुछ अर्न कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ मार्केट. ये तो आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल कि आप जब अपना लेवल बढ़ा रहे हो तो आप अपना मार्केट को एक्सपैंड कर रहे हो. डोमेस्टिक से आप इंटरनेशनल बाउंड्रीज में भी अब यू नो प्रोडक्शन, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो तो आपका मार्केट बट ऑब्वियस है कि अब वो एक्सपैंड हो रहा है. नेक्स्ट इज अवॉइडेंस ऑफ टैरिफ्स एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज़. जितने भी टैरिफ्स आर व्हाट, दीज आर दी टैक्सेस दैट आर लेवीड ऑन दी इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, ठीक है. बेसिकली टैरिफ्स और इम्पोर्ट ड्यूटीज़ में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि टैरिफ्स आर अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स वेयर एज इम्पोर्ट ड्यूटीज़ आर अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. इसको आप कस्टम्स ड्यूटी की तरह समझ सकते हो, ठीक है. एज फार एज अवॉइडेंस इज कंसर्न्ड, द कंट्रीज आर नाउ मेकिंग एन अटेम्प्ट कि जो भी अनवांटेड टैरिफ्स हैं, जो भी अननेसेसरी ड्यूटीज़ हैं, उनको रिमूव कर दिया जाए सो दैट देर इज़ स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द कंट्रीज़. और जो ये इंटरनेशनलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है ना, ये और ज़्यादा प्रैक्टिस में आ सके, ठीक है. एंड अगेन क्योंकि ये टैरिफ्स और ये ड्यूटीज़ को रिमूव किया गया है, दिस इज़ द मेन रीज़न कि वाई ग्लोबलाइजेशन हैज़ यू नो
grown up at such a high pace, right? Next is utilization of production capabilities. Production capabilities will simply include the factors of production, जो भी आप, whether it is land, labor, capital, right? तो अगर लेबर फोर्स की भी बात करें तो अगर कोई बाहर की एमएनसी आपकी कंट्री में अपना यू कैन से सब्सिडरी एस्टैब्लिश कर रही है, तो आपके लोगों को भी तो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है ना, जो वहाँ के लोकल एम्प्लॉयज़ हैं, या आप कहीं इस्टेब्लिश कर रहे हो तो वहाँ के लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो जो भी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ हैं, जो भी हमारा तरीका है अपने रिसोर्सेज को यूज़ करने का, वो बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि हम उसे यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है, उसे हम अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। नेक्स्ट इज यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़। एज फार एज टेक्नोलॉजी एंड मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ आर कंसर्न, कि जितना भी हमारी टेक्निकल कह सकते हैं कि इक्विपमेंट्स हैं या फिर टेक्निकल नॉलेज है हमारी, उसका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके ही हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ पाएंगे। एंड एट द सेम टाइम जो भी हमारी मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ हैं, चाहे हमारे जो भी टॉप लेवल मैनेजर्स या मिडिल लेवल मैनेजर्स जो भी डिसीजंस लेते हैं, या जो भी उनका वे ऑफ वर्किंग है, जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे यू कैन टेक दिस डिसीजन कि यू आर केपेबल एनफ ऑफ एंटरिंग इनटू इंटरनेशनलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। नाउ एज फार एज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज कंसर्न, जो भी कह सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को ले जाने का जो भी कॉस्ट आ रहा है, दैट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट, विच हैज़ अगेन become an important reason, or you can say has become a driver for globalization, right? नेक्स्ट इज क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स एट लेस्ट कॉस्ट। अभी मैंने आपको बताया कि जब आप कहीं पर अपनी सब्सिडरी इस्टेब्लिश कर रहे हो, या कोई बाहर की कंट्री आपके यहाँ अपनी सब्सिडरी इस्टेब्लिश कर रही है, तो उन लोकल एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो वहाँ का जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, वो आपको लेस कॉस्ट पे अवेलेबल हो रहा है, राइट? सो दैट इज़ अगेन अ फैक्टर, दैट इज़ अगेन अ ड्राइवर दैट इज़ लीडिंग टू ग्लोबलाइजेशन। एंड द लास्ट वन इज अवेलेबिलिटी एंड नियरनेस टू रॉ मटेरियल्स। जो भी आप अपना बिजनेस इंटरनेशनल मार्केट में सेटअप कर रहे हो, तो आप पहले आप उसको अच्छी तरह समझोगे ना कि आपको जो भी प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए, आपको जो मैन पावर चाहिए, वो वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है? तो वंस यू हैव एस्टैब्लिश्ड योर बिजनेस, इट बिकम्स easy for you that you can procure the raw materials that are easily, readily and you can say nearly available to you in the international market, right? Now this availability and this nearness to raw materials, क्योंकि अब raw materials बहुत easily available हो जा रहे हैं कस्टमर्स को, सो दे डोंट रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल हो जा रहे हैं बिजनेसमैन को, सो दे डोंट हेजिटेट टू एंटर इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, दे डोंट हेजिटेट टू एंटर इनटू इंटरनेशनल मार्केट, बिकॉज दे आर श्योर शॉर्ट कि अगर वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उन्हें रॉ मटेरियल्स अवेलेबल मिलेंगे, ठीक? So that's all for approaches and drivers of globalization. I just hope it is clear to you all. Be regular with the channel and be regular with the studies. Next topic we'll be discussing in the next video tomorrow. Till then, take care. Thank you.